हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी होइएगा आप लड़का सब और छोट हो बहुत गल। ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F सिद्ध करना। यह जो टॉपिक है बाबू बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। दिक्कत होने का मेन रीजन ये है कि उन बच्चों को कुछ बेसिक पता नहीं होता है। हम बेसिक से एकदम करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे और आपको इस वीडियो को देखकर आपको पूरा का पूरा सीख ही जाइएगा। तो चलिए हम अवतल दर्पण में सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ये रहा मेरा अवतल दर्पण। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये पीछे से रचित रहता है, तो इसको रचित कर देते हैं। रचित। अब बाबू आप जानते हो कि अवतल दर्पण के यहाँ पर जो होता है बाबू प्रधान अक्ष होता है। अवतल दर्पण पर ये जो है प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष के समांतर हम एक आपतित किरण खींचेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण खींचेंगे। अब आप लोग ये भी जानते हो कि जब आपतित किरण दर्पण पर पड़ती है, जब आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो अपरावर्तित होती है। तो ये वाला जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को हम मान लेते हैं ए बी। इस आपतित किरण को मान लेते हैं ए बी, दर्पण को मान लेते हैं एम एम डैश। तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित होगी, और ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। चलिए हम इसको जब परावर्तित करेंगे तो ये बाबू फोकस से होकर गुजरेगा। आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, और इसको जो है यहाँ पर आप जब समतल दर्पण पढ़े होइएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर समतल दर्पण में आप लोग क्या पढ़े होइएगा कि ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। यहाँ से आपतित किरण जा रही है, यहाँ से परावर्तित हो रही है, तो बीच में एक अभिलंब भी होता है। उसी अभिलंब को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, और जब यहाँ पर अभिलंब बनता है तो आप लोग जानते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो चलिए हम लोग इसको जो है अच्छा समझे, इसको हम लोग लिख देते हैं आपतन कोण और इसको लिख देते हैं परावर्तन कोण। ये मेरा आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और यहाँ पर ये मेरा वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये ध्रुव हो जाएगा। तो बाबू आप कुछ लैंग्वेज लिखना होता है जो आप खुद से लिख सकते हो, और मेरे अनुसार जो बच्चा इस आकृति को बनाना सीख जाएगा वो आसानी से लैंग्वेज लिखना सीख जाएगा। लैंग्वेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए आपने किया क्या, जो आपने किया उसी को लिख देना है। आपने क्या किया, सबसे पहले एम एम डैश एक अवतल दर्पण बनाए जिस पर आपतित किरण ए बी डाले। ए बी जो है प्रवर्तन के बाद किससे गुजरा, फोकस से होकर गुजरा, और इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और ध्रुव क्या है, पी है। तो यही चीजें हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद देखिए एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी क्या है, आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरता है, फोकस से, यानी कि एफ से। तो आप लिख सकते हैं जो प्रवर्तन के बाद एफ से होकर, एफ यानी कि फोकस, यहाँ पर आप फोकस हिंदी में भी लिख सकते हैं, एफ से होकर गुजरता है।
एफ से होकर गुजरता है, एफ से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, आप यहाँ पर ये सब लिख दो कि जिसका वक्रता केंद्र सी, जिसका वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी है, ध्रुव पी है। अब बाबू यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ये तो बाबू आपका लैंग्वेज हो गया जो कि कुछ गिवन चीजें थी। अब हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले आप प्रवर्तन के नियम पढ़े होइएगा। प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें अभी हम एक नियम की बात करने वाले हैं, जो कि है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आप जरूर पढ़े होइएगा कि जो आपतन कोण होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आपतन कोण कौन सा है बाबू, ये वाला, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये वाला प्रवर्तन कोण हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का नाम लिख लो। तो इस कोण की अगर नाम की बात करें बाबू तो क्या नाम होगा, आपतन कोण की नाम की बात करें तो ए बी सी होगा, कोण ए बी सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी, ये प्रवर्तन कोण जो है बी पर बन रहा है, तो कोण सी बी एफ। अब कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ यहाँ पर क्यों हुआ, तो यहाँ पर प्रवर्तन के नियम से हुआ। तो लिख दीजिएगा प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक और चीज पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर बाबू ये जो कोण आई है ना, यह एकांतर कोण से इस कोण के बराबर है। कोण आई जो है यानी कि कोण एबीसी जो है, ध्यान दीजिएगा, कोण एबीसी जो है वो एकांतर कोण से इस कोण के बराबर है। तो इस कोण का अगर हम नाम पूछे क्या बताइएगा, कोण बीसीएफ बताइएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कोण बीसीएफ। ये जो हुआ बाबू एकांतर कोण से हुआ, एकांतर कोण से। यहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है एकांतर कोण को समझने में कि एकांतर कोण क्या है। तो बाबू आप छोटे क्लासों में पढ़े होइएगा कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कटती है तो उनके बीच एकांतर कोण बनते हैं। यानी कि ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये वाला जो कोण होता है ये वाला इस वाले कोण के बराबर होता है। और हम कहेंगे कि इतना आप माथापच्ची नहीं कीजिए, आप एक चीज ध्यान रखिए, एक ट्रिक ध्यान रखिए। क्या ट्रिक ध्यान रखनी है, जेड, जेड आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर ये बना, यहाँ पर इसे बना ई जेड, जेड आपको दिख रहा है। जेड जब आपको दिखेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। और देखो ना जेड में भी तो ऐसा ही होता है, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस अब देखो यहाँ पर आई बन रहा है और इसको आप जेड की सहायता से मिलाने की कोशिश करो तो देखो ऐसे जाएगा। हम आपको मिलाकर दिखा देते हैं। देखो बाबू ऐसे गया, ऐसे आ रहा है और ऐसे गया, तो जेड गया। तो यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। यहाँ पर कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे के स्टेप में देखते हैं। तो बाबू आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी चीज में अगर एक साइड बराबर हो, जैसे यहाँ पर कोण एबीसी बराबर है कोण सीबीएफ के और कोण एबीसी बराबर है कोण बीसीएफ के, यानी कि कोण एबीसी ही दोनों के बराबर है। तो अगर एक साइड बराबर हो तो दूसरा का साइड भी अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा बाबू, कोण सीबीएफ बराबर कोण बीसीएफ, ये बराबर आ जाएंगे। यहां पर आप इसको थोड़ा सा पलट के भी लिख सकते हैं, कोण बीसीएफ बराबर में कोण सीबीएफ, पलट के लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दो कि ये दोनों कोण बन कहाँ रहा है, जो आपने बराबर किए ये दोनों कोण बन कहाँ रहा है, तो कोण बीसीएफ कहाँ बना,
BCF, इस वाले कोण की बात हो रही है। और CBF कहाँ बन रहा है, CBF, इस वाला कोण की बात हो रही है। तो बाबू एक बात ध्यान दोगे कि ये जो कोण बना तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के देखो, समद्विबाहु त्रिभुज हम इसको क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पर दो कोण बराबर है। ये एक त्रिभुज ही तो है, आप देखिए ना, ये क्या है, एक त्रिभुज ही तो है। इसकी बात करेंगे तो क्या है, एक त्रिभुज ही तो है। और ये त्रिभुज है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसका दो कोण बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक थ्योरम होता है जो कि बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होता है, उसके सामने वाले जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में। तो BCF में जब हम आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, कौन BCF, कौन BCF किधर बना, यहां पर बना। तो BCF के सामने क्या है, C के, सॉरी यहाँ पर C है, BCF यहाँ पर है, C है। तो C के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, BF है। तो C के सामने वाला भुजा बराबर होगा, यानी कि जब कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला भुजा यानी कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो बाबू C है, तो C के सामने वाला भुजा कौन है, BF है। तो यहाँ पर लिख देंगे BF इक्वल टू, यहाँ पर B के सामने वाला भुजा कौन है, CF है। तो यहाँ पर लिख देंगे CF, BF बराबर मेरा क्या हो गया, CF हो गया। अब थोड़ा सा इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, हम आपको एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे और आप सीख ही जाइएगा, इस चीज को मान लीजिए, ठीक है, 100% आपको सिखा के छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, BF बराबर CF हो गया। अब आप जो यहाँ पर ये वाला बिंदु देख रहे हैं ना, B इतना बड़ा नहीं होता है, जो इतना P से ध्रुव से इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर नहीं होता है। ये जो होता है बाबू बहुत ही कम दूरी पर होता है, यानी कि देखिए हम आपको बताते हैं कि कितना दूरी पर होता है। बहुत ही ग्राफिकली जब देखा जाता है तो दर्पण का जो द्वारक होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी कि F यहाँ पर हो गया और P यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर E वाला हो गया, और ये बहुत ही यहाँ पर होता है, B होता है। B जो है एकदम यहाँ पर होता है, एकदम इसके एकदम जस्ट सटा हुआ, यानी कि कभी कभी ग्राफ में ऐसा देखा जाता है कि P पर ही B आ गया, जो P है उसके स्थान पर ही B आ गया। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि BF जो होता है ना बाबू PF के बराबर होता है, BF जो होता है PF के बराबर होता है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे, चूंकि बिंदु B ध्रुव P के काफी निकट है, ध्रुव P के काफी निकट है, ध्रुव P के काफी निकट है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू कि जो BF होगा PF के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि BF और PF क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर BF बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, PF, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 4। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले जब समीकरण 1 और 2 माने थे तो एक साइड जब बराबर था तो दोनों साइड को बराबर कर दिए थे। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखो समीकरण 3 और 4 में एक साइड बराबर है तो दूसर का साइड को हम लोग बराबर कर सकते हैं ना, तो दूसर का साइड को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CF बराबर PF कर लेंगे, CF जो हो जाएगा PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही, क्योंकि अब जो है 1 मिनट में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको एक रेखा दिख रहा है PC, E से लेकर C तक। अगर हम आपसे पूछे कि PC के बराबर में आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहिएगा सर PC के बराबर में PF प्लस CF हो जाएगा। एक रेखा आप देखो, ये वाला जो रेखा है बाबू PC जो रेखा है
उसमें हम पीएफ और सीएफ को लिख सकते हैं जोड़ के। कैसे, ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि पीसी बड़ा रेखा है, पीसी तो बड़ा रेखा है, और पीएफ क्या है और सीएफ क्या है, दोनों छोटा रेखा है। तो जब दोनों छोटा रेखा है तो यहाँ पर जो होगा पीएफ और सीएफ का जोड़ के आपका पीसी आ जाएगा। जैसे मान के चलो इसका लंबाई 2 होगा और इसका लंबाई 4 होगा, तो टोटल का 6 होगा ना, जोड़ेंगे तो टोटल का 6 होगा ना। तो इसलिए पीसी को हम लिख सकते हैं पीएफ प्लस सीएफ। अब ध्यान दीजिएगा, पीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पीएफ को हम लोग पीएफ रहने देते हैं और सीएफ के जगह में भी हम लोग पीएफ का यूज करेंगे। सीएफ के जगह में भी हम लोग पीएफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि सीएफ बराबर पीएफ है, यानी कि सीएफ के जगह में पीएफ का और पीएफ के जगह में सीएफ का यूज किया जा सकता है। तो इसलिए हम सीएफ के जगह में पीएफ का यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो पीसी बराबर आपका क्या आ गया, 2 पीएफ आ गया। पीसी बराबर 2 पीएफ आ गया। तो अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, ये पीसी क्या है और पीएफ क्या है। तो पीएफ को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी है। तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग सूचित किस चीज से करते हैं, एफ से। फोकस दूरी को सूचित किस से करते हैं, एफ से। तो इसलिए पीएफ के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। और पीसी क्या है बाबू, तो ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी है। ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी है, तो वक्ता केंद्र को हम लोग सूचित किस चीज से करते हैं, आर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा बाबू आर हो जाएगा, और 2 के 2 रहेगा। पीएफ का मान मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पीएफ का जो मेरा मान होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि आर बराबर 2f हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम एफ बराबर r/2 भी लिख सकते हैं, एफ बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो आप r बराबर 2f या f बराबर r/2 प्रूव करना सीख गए होइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी एग्जाम बहुत ही करीब आया है और आप लोगों का एग्जाम करीब आ गया है बाबू। तो मैथ और साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम उस पर वीडियो बना सके और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। हो सके तो अवतल दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं। अन्हार हो गल हव।